प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी, जिसमें से कुछ चीज़ें मैंने लिख दी हैं। एक इक्वेशन पढ़ी कि हमने स्ट्रेट लाइन की, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्लोप के फॉर्म में इक्वेशन पढ़ी, ये 1.5 की फॉर्म की इक्वेशन पढ़ी, ये 2 पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन पढ़ी। फिर हमने कहा अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 होती है। फिर हमने कहा अगर ax + by + c = 0 एक लाइन है, इसके पैरेलल जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन होगी ax + by + c = 0। x का कोफिशिएंट सेम कर दिया, y का कोफिशिएंट सेम कर दिया, सिर्फ इस कांस्टेंट में बदलाव कर दिया, तो क्या ये पैरेलल लाइंस होंगी। फिर हमने लिखा ax + by + c = 0 है, तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका फॉर्म होगा bx - ay + c = 0। जो y का कोफिशिएंट था यहाँ पे उसे x का कोफिशिएंट बना दिया, जो x का कोफिशिएंट था उसका नेगेटिव करके उसे y का कोफिशिएंट बना दिया, और ये कांस्टेंट या y ये कांस्टेंट हमने बदल दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा था। अब हम लाइट का एक और फॉर्म पढ़ते हैं, बहुत कॉमन फॉर्म, वो है x/a + y/b = 1। इसे बोलते हैं हम इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें ये जो b है ये y इंटरसेप्ट है, और ये a जो है ये x इंटरसेप्ट है। यहां पे आपको मैंने y इंटरसेप्ट c था समझाया था क्या होता है, आपको बताया था कि ये c क्या चीज होती है। y इंटरसेप्ट का मतलब जहां पे लाइन y एक्सिस को कट करेगी वहां का y कोऑर्डिनेट। ऐसे ही ये b जो है तो वो तो y इंटरसेप्ट है, यानी कि जहां पे y एक्सिस को लाइन कट कर रही है वहां पे y कोऑर्डिनेट। और इसी तरह x इंटरसेप्ट क्या है, जहां पे लाइन x एक्सिस को कट करेगी वहां का x कोऑर्डिनेट। अगर मान लीजिए ये आपके एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और लाइन इस तरह से जा रही है। यहाँ के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं, इस जगह के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए 0,2 दिया गया आपको, और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स आपको सपोज 3,0 दिया गया है। तो ये 2 जो है वो y इंटरसेप्ट है, यानी कि इस इक्वेशन में b की जगह ये यूज होगा। और ये जो 3 है ये आपके पास x इंटरसेप्ट है, a की जगह पे ये होगा, यानी कि इस लाइन की अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो वो हो जाएगी x/3 + y/2 = 1। आप चाहें तो इन दोनों के एलसीएम यानी कि 6 से पूरा मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6x, सॉरी 6x कह रहा हूं, 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y, और ये =6 या -6 = 0। ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अगर इसे y = mx + c के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो y = -2/3x + 2, ये आ जाएगा। यहां से आप देख रहे हैं y इंटरसेप्ट 2 ही है, वो आपको मिल रहा है, स्लोप भी मिल रहा है। स्लोप एक बार अलग से भी निकाल के चेक कर लो। इस लाइन का स्लोप हम लिखते थे y2 - y1 / x2 - x1, तो इसे समझो ये y2 है, तो y2 - y1 मेरे पास 0 हो गया। इसे समझो ये x2 है, तो ये x2 लिखा मैंने, माइनस x1 3 है, तो m = -2/3, जो कि आपको यहाँ पे स्लोप दिख रहा है। तो ये भी एक बहुत कॉमन फॉर्म है, इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। इसके बाद लाइन का एक और फॉर्म है जिसे हम नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, वो भी बताता हूं आपको क्या है। नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन को लिखा जाता है x cos α + y sin α = p। समझते हैं इसमें क्या क्या चीज क्या है हमारे पास। Suppose this is y axis and this is x axis। जिस लाइन की हमने इक्वेशन लिखी है वो इक्वेशन मान लो वो लाइन ये वाली लाइन है, दिस इज द लाइन करस्पॉन्डिंग टू दिस इक्वेशन, ठीक है। इस लाइन के ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा दीजिए। ये हमने इसके ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा दिया। This is the concerned line।
ठीक है ना, जिसकी इक्वेशन हम क्या लिख रहे हैं, इसकी इक्वेशन हम लिख रहे हैं x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, इस परपेंडिकुलर की यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ, यानी कि O से लेके M तक की लेंथ जो है वो P कहलाती है। ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि ये वाला P ये हो गया आपके पास। और ये वाला जो परपेंडिकुलर है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, यानी कि इसका इंक्लिनेशन, वो अल्फा कहलाता है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे पास, दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना। अगर दो लाइंस की इक्वेशन हमें पता है, सपोज एक लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू m1x प्लस c1 और दूसरे की इक्वेशन है y इक्वल्स टू m2x प्लस c2, ठीक है ना। हम इन दोनों के बीच में एंगल निकालना चाहते हैं। ये फर्स्ट हो गई आपके पास मान लीजिए, और ये सेकेंड हो गई। If theta is the angle between 1 and 2, then अब एक चीज और समझिए, जब भी दो लाइंस बनाओगे तो उनके बीच में दो तरह के एंगल्स आएंगे। एक ये वाला एंगल जिसे आप अक्यूट कह सकते हो, और दूसरा ये वाला एंगल जिसे आप ऑब्ट्यूस कह सकते हैं। इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो फिर दोनों 90-90 हो जाएंगे। अगर परपेंडिकुलर नहीं है लाइंस, परपेंडिकुलर के लिए तो आपको मालूम है, आप देख लो कि स्लोप की प्रोडक्ट -1 हो रही है। लेकिन अगर परपेंडिकुलर नहीं है लाइंस, उस समय हम एंगल निकालना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा, एक अक्यूट एंगल होगा, एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा। जब हम कह रहे हैं कि थीटा इज द एंगल बिटवीन 1 and 2, तो हम इस अक्यूट वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ये थीटा, ठीक है। अब इन दो लाइंस के बीच का जो एंगल निकालना है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2, इसका मॉड इसलिए लगा दिया ताकि क्या होगा, मेरे को जो एंगल मिलेगा वो एक्यूट वाला मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल मिलेगा, tan उसके लिए पॉजिटिव ही होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल मिल जाएगा। अगर आपको ऑब्ट्यूस निकालने को कहता है तो 180 में से उसको माइनस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा। अगर हमें मान लो कोई ऐसी वैल्यू आती है जो हमें मालूम है पहले से, जिसकी वैल्यू स्टैंडर्ड आती है, हम जानते हैं, मान लो इसको सिंप्लीफाई किया, √3 आ गया, तो हमें मालूम है थीटा 60 डिग्री हो गया, तब तो हम लिख देंगे। और अगर हमें नहीं पता है कि वो क्या है, तो मान लो इसकी वैल्यू 3 आ जाए, तो मुझे तो नहीं पता tan थीटा 3 होता है, तो उस समय थीटा क्या होता है, तो उस समय हम इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये दे सकते हैं। थीटा इक्वल्स टू, जैसे मैं कह रहा था कि मान लो आपको tan थीटा की वैल्यू 3 मिल गई, तो मुझे तो नहीं पता क्या आंसर थीटा के लिए लिखना कितने डिग्री, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3, ठीक। दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग, तो हमने ये इस तरह से लिख दिया, ठीक है। इसमें कोई डाउट इसमें किसी को? एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन करके देख लेते हैं। हमें दो लाइंस की इक्वेशन दे दी। एक लाइन दी गई है हमारे को y इक्वल्स टू x प्लस 6, सपोज, ठीक है ना, y इक्वल्स टू x प्लस 6 एक लाइन दी गई है हमारे को, और दूसरी लाइन दी गई है y इक्वल्स टू √3 x प्लस 6। हमसे कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, इन दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है। तो मैंने पहली लाइन के लिए देखा तो कहा इसका स्लोप कितना है, m1 1, कहा दूसरी लाइन का स्लोप कितना है, m2 यानी कि कहा √3, m1 m2 मिल गए। अगर इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल थीटा है तो आई कैन राइट tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ
m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है ना। ये हम इसे लिख सकते हैं, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। m1 1 था, 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, √3 ये मॉड में लिखा, इसको ऐसे किया। tan थीटा इक्वल्स टू, अब बताओ 1 बड़ा होता है या √3? √3 की वैल्यू 1.732, तो ऊपर का टर्म तो माइनस में आ जाएगा और नीचे वाला प्लस में है, तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं उल्टा, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है। अब अगर आपको इसकी वैल्यू पता है, थीटा के tan थीटा जब इतना होता है तो थीटा कितना होता है आप लिख दो, और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स करके लिख दो। मुझे पता है कि ये tan 15 डिग्री की वैल्यू होती है। आपको जरूरी नहीं है कि पता होना चाहिए, आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज का पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली, या फिर ऑप्शन ऐसा हो जिससे आप ये, आपको पता नहीं है, 4 ऑप्शन दिए थे, ठीक है ना। अब मेरे को मान लो थीटा के, जैसे यहाँ पे 15 डिग्री आ गया थीटा, अभी हमने कंक्लूड किया थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री, मान लो हम थीटा कंक्लूड नहीं कर पाते, हम यहीं तक आए होते, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हमें ऑप्शन दिया था। ये क्वेश्चन इस तरह था, द एंगल थीटा बिटवीन द लाइन y इक्वल्स टू x प्लस 6 एंड द लाइन y इक्वल्स टू √3 प्लस √3x प्लस 6 इज, और 4 ऑप्शन दिए थे। उसको देखते हैं वो 4 ऑप्शन क्या क्या दिए थे। पहले ऑप्शन ने हमसे कहा 30 डिग्री, दूसरे ऑप्शन ने कहा 45 डिग्री, तीसरे ऑप्शन ने कहा 60 डिग्री, और चौथे ऑप्शन ने कहा 15 डिग्री। अब ये तो आप समझते हो कि इस वैल्यू को मैं कैसे भी सिंप्लीफाई करूं, सपोज इसका रैशनलाइजेशन भी कर दूं, यानी कि √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो tan थीटा इक्वल्स टू, एट द मोस्ट में यही थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूं, √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर हो गया √3 माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे हो गया आपके पास 3 माइनस 1, तो tan थीटा इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर किया 3 हो गया, 1 का स्क्वायर किया 1 हो गया, माइनस 2 √3, नीचे 2 हो गया आपके पास, तो tan थीटा इक्वल्स टू, ये 4 था, यहाँ पे 2 टाइम्स √3 था, 2 कॉमन लिया, नीचे का 2 कैंसिल कर दिया, 2 माइनस √3 आ गया मेरे पास। अब इसकी वैल्यू भी तो पता नहीं है, लेकिन मैं इतना तो जानता हूं कि ये वैल्यू tan 30 की नहीं है, ये वैल्यू tan 45 की नहीं है, ये वैल्यू tan 60 की नहीं है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, अब बचा ही एक है। अगर आंसर हो सकता है तो सिर्फ यही हो सकता है, तो मैं इसको मार्क कर दूंगा, यही मेरे पास आंसर हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। तो मैंने एक इक्वेशन लिखी, v इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है ना, का एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ये इक्वेशन दी गई है, जहां पे v वेलोसिटी एट टाइम t है, ठीक है। u इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जब t की वैल्यू 0 थी उस समय, v फाइनल जरूरी नहीं, v कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब बॉडी मान लो 100 सेकेंड के लिए चलती है, उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी हमें पता है, जर्नी उसकी 100 सेकेंड की है। अगर मुझे 5वें सेकंड पे निकालनी है तो 5वां सेकंड तो उसका आखिरी सेकंड नहीं है, 100 सेकंड तक की हमने स्टडी की है उसकी, तो 100 सेकंड हमारे लिए आखिरी है, तो 5वें सेकंड की बात करेंगे तो t की जगह 5 रख देंगे, तो v की वैल्यू 5 सेकंड पे थी, कितनी मिल जाएगी, इसलिए हम बोलते हैं ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट पे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, t की जो वैल्यू लिखोगे उस पर आपको वैल्यू मिल जाएगी। आपको कहा गया कि एक बॉडी है, वो उसके यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन के मोशन की इक्वेशन वेलोसिटी के लिए ये दी गई है, आप इसका ग्राफ बना दो। अब देखो इसमें 2 वेरिएबल, एक ये टर्म वेरी करेगा टाइम के साथ, क्योंकि जैसे जैसे t बदलेगा इसकी वैल्यू बदलेगी। जब t 0 था, t 0 करोगे तो v की वैल्यू u के बराबर थी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, यही हमने बोला है। जब t की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इसी की वैल्यू हो जाएगी u प्लस a, जब t की वैल्यू 2 हो जाएगी तो v की वैल्यू हो जाएगी u प्लस 2a। तो एक t बदल रहा है और दूसरा क्या बदल रहा है हमारे पास, ये t बदल रहा है। v और t 2 चीजें इसमें चेंजिंग है, ठीक। हमें ग्राफ प्लॉट करने को कह रहा है v वर्सेस t का ग्राफ बना दो। v वर्सेस t का मतलब जिस जगह पे आप y एक्सिस लेते थे, अब उसको v एक्सिस मान लो, वहां पे वेलोसिटी चली जाएगी, और जिसे आप x एक्सिस लिखते थे उसे अब आप t एक्सिस समझ लो v वर्सेस t में। तो इसका मतलब है ये रोल प्ले करेगा y का और ये रोल प्ले करेगा आपके पास x का। तो इसको एक बार फिर से देखूं तो ये फॉर्म कैसा है, मैंने ऐसे लिखा v इक्वल्स टू at प्लस u, ऐसा तो लिख ही सकते हैं इस इक्वेशन को। ये v y की जगह है,
ये x की जगह हो गया, तो फिर ये क्या चीज हो गई, ये स्लोप का रोल प्ले कर रहा है। ये फॉर्म आपका जो बन रहा है उसे आप देखिएगा, ये कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है आपके पास y इंटरसेप्ट, तो ये y इक्वल्स टू mx प्लस c का है फॉर्म, ठीक है ना। अब मैं इसको एक बार मान लो न्यूमेरिकली लिख देता हूँ, या मान लेते हैं a आपको दिया है कि a इज पॉजिटिव, u इज ऑल्सो पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब a और u एक ही डायरेक्शन में आपको कंसिडर करने हैं, सेम डायरेक्शन में। अगर u इस तरफ डायरेक्टेड है तो a भी इधर डायरेक्टेड है, u ईस्ट में तो a भी ईस्ट में, u वेस्ट में तो a भी वेस्ट में, ऐसे हमारे पास है। तो कहता है कि इसकी इक्वेशन आप बना दो, ठीक है ना। कैसा होगा देखने में, टेंटेटिव ग्राफ बना दो। तो हमने u पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है और टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब है इन दोनों का सम दोनों पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो v भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा और t भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो हमने कहा ये ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा हमारे पास, ठीक है ना। तो ये v बना दिया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे t बना दिया। अब देखो इस ग्राफ के लिए स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक, और इसका y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो मान लो y इंटरसेप्ट के लिए मैं कहीं यहाँ आ जाता हूँ, ये मैंने समझा यहाँ पे y की वैल्यू u होगी, यानी कि इस जगह कोऑर्डिनेट 0, u होंगे, ठीक है। तो ये c की जगह का रोल मिल गया, लाइन यहाँ पे होनी चाहिए और कहीं जानी नहीं है, इसकी इधर जा नहीं सकती क्योंकि इधर चली जाएगी तो t नेगेटिव हो जाएगा, t नेगेटिव हो नहीं सकता, किसी और क्वाड्रेंट में ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसे थी तो स्लोप 0 एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो कुछ इस तरह से होना चाहिए। अगर वो स्लोप की न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे पता होती तो मैं अकॉर्डिंगली वो स्लोप मार्क कर लेता, लेकिन अभी पॉजिटिव मार्क कर दिया। तो ये इसका बेसिक फॉर्मेट बन गया कि किस तरह से हमारे पास चेंज कर रहा है। ये वाली लाइन इस तरह की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। अब मान लो मैं नंबर में ले लेता हूँ, मुझसे कहा गया u इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड है, a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। मुझसे कहा आप v वर्सेस t का ग्राफ प्लॉट कर दीजिए इसके लिए। अब v वर्सेस t का ग्राफ प्लॉट करना है, नो इश्यूज। वन यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट एंड सो ऑन है। ये है मेरे पास v, किसमें है, ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। और ये है मेरे पास t, ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया कि ये सेकेंड में है। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5। एक्स एक्सिस पे मैंने यहाँ 1 लिखा तो इसका मतलब ये 1 सेकेंड हो गया, यहाँ लिखा तो ये 2 सेकेंड हो गया, ये 3 सेकेंड हो गया, ये 4 सेकेंड हो गया, ये 5 सेकेंड हो गया। यहाँ पे भी आप चाहो तो 1 2 3 लिख सकते हो, लेकिन सपोज मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा 2 यूनिट्स तो ये 2 मीटर पर सेकेंड, फिर उतना ही गैप ये ले रखा है तो ये 4 मीटर पर सेकेंड, उतना ही गैप ये ले रखा है 6 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मैं सोचता हूँ इस इक्वेशन के फॉर्मेट में पहले कुछ वैल्यूज के बारे में कंक्लूजन निकालते हैं। जब t 0 है तो उस समय v की वैल्यू कितनी है, तो कहा इसकी इक्वेशन को बनाए तो a की जगह मैंने को इसको मैं फिर से लिख रहा हूं एक बार, ठीक है ना। इस इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख दे रहा हूं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। v इक्वल्स टू u की जगह मैंने लिख दिया 2 प्लस 80, ध्यान रखिएगा यूनिट नहीं लिखे हैं पर यूनिट है इसके। v इक्वल्स टू u प्लस 80 ये लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब मैंने कहा जब t 0 है तो उस समय v की वैल्यू कितनी है 2, तो जब t 0 हुआ तो मैं यहां पे था इस एक्सिस पे, ये वाली एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, जब t 1 हो जाएगा तो v कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि यहां पहुंच जाएंगे। फिर अच्छा ठीक है t 2 हो जाएगा तो क्या होगा, कहा v 6 हो जाएगा, तो 2 होने पे 6 हो जाएगा।
देखो मैंने मेजर करके नहीं किया, हो सकता है थोड़ा बहुत इधर चला जाए, अंदाजे से मार्क किया है। ग्राफ पेपर पे यही चीज ड्रॉ की होती तो एग्जैक्टली सही आता, और हो सकता है अभी भी सही आ जाए, पर हो सकता है थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन दिखाई दे, क्योंकि मैंने मेजर तो की नहीं है चीजें। अंदाजे से आपने देखा कि कहा कि सब इक्वल लेंथ है, ये वाली जितनी लेंथ है उतनी ये है, उतनी ये तो मैंने अंदाजे से किया है, तो अब यहाँ हो गया। वैसे तो 2 ही पॉइंट सफिशिएंट थे लाइन बनाने के लिए, लेकिन इन तीनों से बनाता हूं मैं, तो एक ही स्ट्रेट लाइन इन तीनों पॉइंट से पास करती हुई होनी चाहिए। वो लाइन कुछ इस तरह से हो गई, ये इस लाइन की इक्वेशन हो गई। किस लाइन की? जिसकी इनिशियल वेलोसिटी ये थी, जिसका एक्सेलरेशन ये था। अब देखो एक्सेलरेशन जो है वो आपने देखा था, जब मैंने v = u + at लिखा था, तो एक्सेलरेशन किसका रोल प्ले कर रहा था? स्लोप का। ये किसका कर रहा था? y इंटरसेप्ट का। इसका मतलब है अगर इस लाइन का मैं स्लोप निकाल दूं तो मेरे को एक्सेलरेशन मिल जाएगा। आप उल्टा सोचो, मेरे को लाइन दी थी, मुझसे कहा कि एक बॉडी जो है उसके लिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है वो, उसके लिए आपको v वर्सेस t का ग्राफ दिया है, v वर्सेस t का ग्राफ दिया। अब बताओ उसका एक्सेलरेशन कितना है? तो अब एक्सेलरेशन का मतलब मुझसे इनडायरेक्टली तो स्लोप निकालने को ही पूछ रहा है ना। और स्लोप क्या होता था? इसी लाइन को मैं ऐसे आगे प्रोड्यूस कर दूं, जो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच में एंगल बनेगा, वो उस एंगल को इंक्लिनेशन और उसका टेंजेंट tan, अगर वो थीटा है तो tan थीटा स्लोप होगा। तो बेसिकली मुझे ये tan थीटा निकालना है। नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं, स्लोप निकालने का एक और फॉर्मूला था मेरे पास, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स पता है? तो कहा बिल्कुल पता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? कहा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,2, ठीक है ना, मोर प्रिसाइसली 0,2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कहा अच्छा ठीक है, इन दोनों में से किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है क्या? ये लाइन बनी थी, दोनों के ही पता है, कोई भी एक ले लो। सपोज मैंने ये प्रेफर किया लेना, आप ये भी ले सकते हो। तो इस जगह पे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? कहा 2 सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसे समझा मैंने ये x1 है, इसे समझा मैंने ये y1 है, ठीक है ना। x1 का मतलब ये क्या हो गया? x क्या था? टाइम था, ये t1 हो गया। ये चीज क्या हो गई? ये v1 हो गई मेरे पास। आप यू भी कह सकते हो उसे अभी, क्योंकि ये इनिशियल है। और ये क्या हो गया? ये x2 हो गया। x2 का मतलब क्या हो गया मेरे पास? t2 हो गया। ये चीज क्या हो गई? ये चीज मेरे पास v2 हो गई। पहले y2 लिख देता हूं, फिर v2 कर देता हूं। y2 हो गई, ये चीज मेरे पास v2 है, उसका रोल प्ले करने वाला। अब मेरा फॉर्मूला होता था स्लोप के लिए कि लाइन का स्लोप निकालना है, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो m = y2 - y1। y2 देखो क्या है, तो y2 का 6 मीटर पर सेकेंड है, लिखा 6 मीटर पर सेकेंड, माइनस अच्छा y1 क्या है? y1 ढूंढा का 2 मीटर पर सेकेंड है, कहा इसमें से माइनस कर लो 2 मीटर पर सेकेंड, ये माइनस किया 2 मीटर पर सेकेंड का। अच्छा x2 क्या है? x2 का मतलब t2 का मतलब 2 सेकेंड, तो ये लिखा 2 सेकेंड, माइनस का फिर फॉर्मूले में साइन था वो प्लेस किया। कहा x1 क्या है? कहा x1 का मतलब t1 का मतलब 0, तो ये 0 लिख दिया मैंने, साथ में सेकेंड लिख दिया। 6 में से 2 गया, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, और नीचे 2 सेकेंड, ठीक है। इस सेकंड से इस सेकंड की पावर -1 को डिवाइड करेंगे, ये भी ऊपर जाएगा, इसकी पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो सेकंड की पावर -2 बन जाएगी। ऊपर मीटर ही है, तो ये सिंप्लीफाई करके 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, जो कि आपको पता है कि वो इसकी एक्सेलरेशन है। तो हमारे को लाइन पढ़ने का बेसिक फायदा यही है कि हम इस तरह से चीजें कंक्लूड कर पाएंगे, ग्राफ देख करके पहचान पाएंगे कि वो कैसा है, या उस ग्राफ से कंक्लूजन निकाल पाएंगे। कहता है कि एक सर्किट में करंट I फ्लो करता है जो टाइम के t के साथ वेरी करता है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। ये दे दिया हमें, log I = log I0 e⁻ t/CR, जहां log का बेस e है, ठीक है ना। थोड़ा सा log भी पढ़ा था मैं। हमसे कहता है I0 मैक्सिमम करंट है जो इस सर्किट में टाइम के साथ वेरी कर रहा है करंट, तो कभी ना कभी तो मैक्सिमम होता होगा, वो हमें नहीं पता कब होता है, लेकिन ये कह रहा है कि टाइम के साथ वेरिंग करंट है और I0 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। और कह रहा है CR कोई कांस्टेंट है, C × R इज सम कांस्टेंट, C भी कांस्टेंट और R भी कांस्टेंट, ठीक है।
हमसे कहता है कि जो ग्राफ होगा वर्सेस टी, लॉग आई वर्सेस टी का ग्राफ वो कैसा होगा। लॉग आई वर्सेस टी का मतलब इस चीज को आपको वाई एक्सिस वाली जगह पे प्लॉट करना है और इस टी को जो है वो आपको एक्स वाली जगह पे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले तो हम इसे लॉग की नॉलेज से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो हमने लिखा लॉग ई आई इक्वल्स टू, इसमें दो चीजें मल्टीप्लीकेशन में आई नॉट इनटू समथिंग है, और हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर log m इंटू एन हो तो हम इसे लिखते हैं log m प्लस log n, बेस वही रहता है जो गिवन है, तो इसको हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा log में कि अगर ऐसे है तो ये चीज क्या होती है, ये चीज x के बराबर होती है। जैसे देखो आपने ऐसे पढ़ा था, मैंने कहा log 10 100, ये कितना होता है, तो ये 2 होता है, क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूँ 10 पे कितनी पावर लगाऊं कि आ जाए, ठीक है ना। a पे कितनी पावर लगाऊं मैं कि वो a टू द पावर x बन जाए, तो दिख ही रहा है x की पावर लगानी है, वही लिखा आपने। ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ e पे कितनी पावर लगाऊं कि वो ये हो जाए, तो दिख ही रही है पावर ये है, तो इसका मतलब है इस चीज की वैल्यू -t/c आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया। कितनी पावर है, -t/cr, तो ये लिख दिया -1/cr इंटू टी, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा सा और अरेंज करके लिख देता हूं, मेरा पर्पस वैसे सॉल्व हो चुका है, अब मैं थोड़ा सा अरेंज करने की बात करता हूं। देखो ये चीज मेरे पास y है, दिस इज y का रोल प्ले करने वाली, मुझे बोला था log i वर्सेस t का ग्राफ प्लॉट करना है। ये जो t है ये रोल प्ले कर रहा है x का, ये कोई कांस्टेंट है, तो इतनी चीज जो है वो मेरे पास स्लोप है, m का रोल प्ले कर रहा है, और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दी थी, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है मैक्सिमम, तो सबसे बड़ी वैल्यू जो करंट की आई वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसको देखें कितना है, ये रोल प्ले कर रहा है मेरे पास c। इसका मतलब मेरी इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस c, जिसमें m नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव दिख रहा है, और है तो लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो अब हमें एक इक्वेशन को प्लॉट करना है, ग्राफ पे टेंटेटिव देखना है कि ये देखने में कैसी होगी। y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो कहीं यहां होगा, यहां के लिए वैल्यू कितनी है, ये हो गई। स्लोप नेगेटिव होना है और स्ट्रेट लाइन होना है, तो स्ट्रेट लाइन बना दो इस तरह से, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रेट लाइन आगे तक ले जा सकते हो आप इसे, अभी तक की नॉलेज के अकॉर्डिंगली इस तरह होगा। आप देख रहे हो कि ये इसका इंक्लिनेशन सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो चुका है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो ये कुछ इस तरह की इक्वेशन हो गई हमारे पास, ठीक है, क्लियर है ये चीज। टाइम लगातार बढ़ेगा ही, तो शुरू में टाइम 0 रहा होगा, चेक भी कर सकते हो आप, जिस समय t 0 था उस समय यहाँ पे t को 0 रख दिया, उस समय log i की वैल्यू कितनी थी, log i नॉट, ये हो गई आपके पास, ठीक है ना, क्लियर है ये चीज। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इस तरह से लिख दिया। हमें सिर्फ पहचानना है ग्राफ को, वो हमने इस तरह से पहचान लिया। वैल्यू लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अभी सिर्फ पहचानना सीखो आप। कहता है इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा,
मॉड भी लगा दिया, आप देख लो y इक्वल्स टू x माइनस टू होता तो हम समझ जाते कि भाई कैसी लाइन है, तो मॉड लगा दिया। मॉड का मीनिंग समझो क्या है, अगर ये वैल्यू प्लस में आती है तो भी प्लस में लिखनी है, x माइनस टू अगर प्लस में आता है तो भी आपको प्लस में लिखना है, और x माइनस टू अगर माइनस में आता है तो उसको प्लस करके लिखना है, यानी कि नेगेटिव का साइन नहीं लिखना है। अगर x 2 से छोटा हुआ, 2 से छोटी कोई भी वैल्यू हुई, नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो आप, ठीक है ना, तो ये x माइनस टू नेगेटिव मिलेगा आपको। जैसे मान लो x की वैल्यू मैंने कहा, सपोज x की वैल्यू पहली मैंने कहा 0 है, तो 0 रखते ही 0 माइनस टू मिलेगा, लेकिन मॉड लगाए तो वो 2 हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2 हो गया वो मेरे पास। अच्छा, अगर x की वैल्यू सपोज -1 होती तो क्या होता, -1 -2 करता, -3 आता, मॉड लगाता, मॉड हटाता तो उसे क्या कर देता, +3 कर देता, ठीक है ना। लेकिन अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तब क्या होगा, 2 से बड़ी मान लो 3 है, तो 3 माइनस 2 1 प्लस में ही आया तो y इक्वल्स टू 1 हो जाएगी ये चीज। अगर x मान लो 5 है तो 5 माइनस 2 3 आया तो y इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, मॉड लिखने की जरूरत नहीं। और अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। हमने कहा ये चीज जो है ना, ये एक इक्वेशन नहीं है, ये दो इक्वेशन है हमारे पास। एक क्या है, एक है y इक्वल्स टू x माइनस 2 इफ x इज ग्रेटर देन 2। इक्वल भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, किसी एक जगह इक्वल लगाएंगे दोनों में से, क्योंकि इक्वल लगाने पे 0 ही आना, वो दोनों जगह सेटिस्फाई होगा। दूसरे के लिए देखते हैं, y इक्वल्स टू 2 माइनस x है अगर x लेस देन 2 है। जैसे मैंने x लिया था 0, लेस देन 2 था, तो जब आपने x 0 लिया था तो क्या मिला था, y इक्वल्स टू 0 माइनस 2 मॉड हटाया तो y इक्वल्स टू 2 मिला था। इस केस में आपको y कितना मिला था, y इक्वल्स टू 2 मिला था। यहां रख करके चेक करो, जब आपके पास x जो है वो 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। फिर मैंने कहा अच्छा x इक्वल्स टू -1 है, यहाँ पे x को -1 रखा, जैसे -1 रखा, -1 -2 -3 आया, मॉड हटाया वो 3 हो गया, तो y इक्वल्स टू 3 मिलता है। का यहाँ पे रख कर चेक करो जरा, x की जगह -1 रखा तो 2 माइनस 1 प्लस 1 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, यही आ रहा है। तो ये दो लाइंस की इक्वेशन, एक्चुअली इसने मेरे को दो लाइंस की इक्वेशन प्लॉट करने को कह दी है, ठीक है ना। तो अब हम दो लाइंस की इक्वेशन प्लॉट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो लाइन ही तो बनानी है हमारे को। यहाँ पे भी इक्वल कर सकते हो, यहाँ पे भी इक्वल कर सकते हो, किसी एक जगह भी कर सकते हो, यानी कि x इक्वल 0 पे दोनों लाइनों के में y सेम है, x 0 है दोनों का और y सेम है, तो एक ही पॉइंट पे है वो, x एक्सिस पे दोनों का पॉइंट सेम है, ठीक है। तो अब हमने पहली लाइन के लिए सोचा x माइनस 2, स्लोप कितना है इसका, हाँ +1 है। y इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव है, तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव होने के लिए यहां पे कहीं आएगा, ये y इंटरसेप्ट -2 है, मान लो इस जगह पे y की वैल्यू -2 है, ये 0, -2 का पॉइंट है मान लिया मैंने, ठीक है। स्लोप कैसा है इस लाइन का, नीचे वाली लाइन को प्लॉट कर, ऊपर वाली लाइन प्लॉट कर रहे थे, सॉरी, तो स्लोप इसका 1 है और y इंटरसेप्ट इसका -2, y इंटरसेप्ट बना लिया, स्लोप इसका 1 है, तो ये लाइन मैंने कुछ इस तरह से बनाई, ये इस तरह से लाइन बनी। और बड़ी बनाना चाहते हो और बड़ी बना दो। अब स्लोप अगर इसका 1 है तो ये वाला एंगल जरूर 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 45 डिग्री है तो फिर ये भी 45 होना चाहिए। ये वैसे बता रहा हूं, आपको मार्क नहीं करने होंगे 45 वैसे समझा रहा हूं। ये 90 है तो फिर इसे भी 45 डिग्री होना चाहिए। तो इसका मतलब जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो अब जरा ये 2 यूनिट्स की लेंथ है यहां से यहां तक, तो ये भी 2 यूनिट्स की होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट 2, यहाँ का कोऑर्डिनेट 2, 0 होना चाहिए।
आप चेक भी करके देख सकते हो, जब आपने कहा यहाँ पे y 0 हो रहा है, जब y 0 हो जाएगा तो x कितना हो जाएगा, x माइनस y 0 होते ही x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, माइनस 2 इधर गया, x इक्वल्स टू 2, ये मिल गया आपको। तो एक लाइन आपने प्लॉट कर लिया। अब दूसरी लाइन के लिए आते हैं, ये लाइन कैसी है, तो कहा भाई इसका स्लोप -1 है, इसका स्लोप -1 है और इसका y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो इसका y इंटरसेप्ट मैंने लिया ये है, यहाँ के कोऑर्डिनेट हो गए 2, 0, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x 0 रख दिया तो y इक्वल्स टू 2 मिल रहा है मेरे को। अच्छा, जब y 0 हो जाएगा तब x कितना हो जाएगा, तब x 2 हो जाएगा, यानी कि यही वाला पॉइंट है। तो ये लाइन इस तरह से बन गई मेरे पास, ठीक है ना। सेम तरीके से अब इस एंगल को लिखेंगे तो कितना होगा, ये 135 डिग्री। अगर ये 135 डिग्री होगा तो ये कितना होगा, 45 डिग्री। ये 90 है तो इसे 45 डिग्री होना पड़ेगा। ये आपके पास इस चीज की इक्वेशन आ गई, अगर ऐसे मॉड में आ जाता है तो। सपोज हमें एक लाइन गिवन है, ये इसकी इक्वेशन, लाइन गिवन होने का मतलब इसकी इक्वेशन गिवन है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये इंफिनिटी टू इंफिनिटी होगी। हमें एक पॉइंट भी गिवन है, p। पॉइंट गिवन का मतलब उसके कोऑर्डिनेट गिवन है, x1, y1। हम इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। जब हम डिस्टेंस बोलते हैं तो हमारा मीनिंग होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। तो इस पॉइंट से हमने इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा दिया, ये सपोज ये पॉइंट m है, तो हम pm की लेंथ निकालना चाहते हैं और वो लेंथ मान लो d है, दिस लेंथ इज d। तो बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट, या कह लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट। मैं डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट इसलिए कह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है कि डिस्टेंस कैलकुलेट कर दो, जरूरी नहीं है कि वहाँ परपेंडिकुलर लिखा होगा, तो हमारे को खुद से वो लेना होता है। अब ये डिस्टेंस है तो पहली चीज समझ लो d नेगेटिव नहीं हो सकता, आपको सिर्फ ये वाली लेंथ निकालनी है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो आप याद करोगे, वो फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ। d इक्वल्स टू जो लाइन में x का कोफिशिएंट है, लाइन आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, उसमें जो x का कोफिशिएंट है वो लिखेंगे आप, यानी कि a लिख दिया आपने। अगर यहाँ 2 होता तो मैं 2 लिख देता, यहाँ -2 होता तो मैं -2 लिख देता, यहाँ -5 होता a की जगह तो मैं -5 लिख देता, जो भी है मतलब वो कोफिशिएंट लिखा। और उसके बाद मैं उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, यानी कि x1। अगर x1 2 होता तो यहाँ पे x1 की जगह मैं 2 प्लेस कर रहा होता, यहाँ x1 की जगह अगर -1 होता तो मैं यहाँ -1 प्लेस कर रहा होता, ऐसे प्लेस कर दिया, फिर मैंने प्लस का साइन लगाया। अब जो लाइन में y का कोएफिशिएंट है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई लाइन की इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है वो ले लिया मैंने b। 2 होता तो 2, -2 होता तो -2 एंड सो ऑन, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से, जो भी कोऑर्डिनेट वो गिवन हो। अगर -1 तो -1, +1 तो +1, c तो c, d तो d, जो भी गिवन है वो प्लेस कर दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद मैंने किया प्लस c, ये वाला प्योर नंबर जो फ्री फ्रॉम x एंड y है, जिसमें x और y के टर्म नहीं इन्वॉल्व है, वो वाला लिख दिया, और इसको डिवाइड किया मैंने √a² + b²। अब आप a और b का मीनिंग समझ चुके हैं, तो वही आप प्लेस करेंगे, और इसको कर दिया मैंने मॉड के अंदर, क्योंकि मैं लेंथ निकाल रहा हूं और ये लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये मैंने इस तरह से कर दिया। ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए, या इनफैक्ट हमारी मोर और लेस इतनी ही जरूरत थी लाइन की, लाइन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर में आपको सर्कल बताऊंगा, इफ पॉसिबल हुआ तो सर्कल के साथ साथ पैराबोला भी बताऊंगा, 2 चीजें और बताऊंगा कोऑर्डिनेट में ही, और उसके बाद हमारा कोऑर्डिनेट ओवर हो जाएगा, फिर हम फंक्शन और कैलकुलस पे आ जाएंगे।